नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 20 जुलाई और आज का दिन है मंगलवार। आज के दिन हम लोग संविधान और राज्य व्यवस्था पर डिस्कशन करते हैं और आज का जो टॉपिक है उसमें संविधान संशोधनों पर हम बात करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिवीजन हम शुरू करेंगे, लेकिन इसमें मैंने सोचा कि लेटेस्ट से रिवीजन कराया जाए, क्योंकि पुराने संविधान संशोधन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इधर वाले पूछे जाएंगे तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, तो उसमें कोशिश की गई है। आपको यहाँ पे देखने में बिल्कुल लगेगा इतना सरल प्रश्न, ये तो सब आपको रटा है, लेकिन जब यही प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में आता है आपके सामने, तो आपकी जितनी भी सिट्टी पिट्टी है सब गुम हो जाती है। कहने का मतलब ये है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि कर नहीं पाएंगे, कहने का मतलब ये है कि थोड़ी मुश्किलें होती है, तो उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 10% जो आरक्षण की व्यवस्था ईडब्ल्यूएस के लिए की गई है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत की गई है? ये संविधान संशोधन कौन सा था ये आपको बताना है, और इसको बताने के बाद में आपका जो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा अगर सही से बताएंगे, और अगर गलत बताएंगे तो ये गलत भी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 103वां संविधान संशोधन। ये 2019 में पास किया गया। 2019 भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी 19-20 में भी कंफ्यूजन हो जाता है। और स्वतंत्र भारत में पहली बार, स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा किया गया है जब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति हैं उनको 10% आरक्षण देने की बात की गई, और ये आरक्षण जो पहले से आरक्षण उससे अलग है, उसमें कटौती कोई नहीं होगी जो अन्य वर्गों को दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है इसका उत्तर दीजिए। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पहला स्टेटमेंट क्या सही है? और दूसरा है कि संविधान में अनुच्छेद 338 तथा 338 ए के साथ 388 बी को भी शामिल किया जाता है, जिनका संबंध एससी यानी अनुसूचित जाति आयोग तथा एसटी अनुसूचित जनजाति आयोग से है। अब ये दोनों में से कौन सा सही है या दोनों सही है? पहले ही स्टेटमेंट पे अगर हम बात करें तो 102वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसी के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, लेकिन 2020 में नहीं है, 2018 का अधिनियम है। तो पहला इस कारण से गलत हो जाएगा। दूसरे पे बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत की गई थी? थोड़ा सा पीछे बढ़िए, सीट से पीछे नहीं बढ़ना है, ये जो टाइमलाइन चल रही है इसमें पीछे बढ़ना है। अब पता चले आप लोग उठ के पीछे बढ़ने लगे, इतने आज्ञाकारी आप नहीं है, मुझे पता है। किस संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया जीएसटी? तो ये भी अभी आपसे पूछा जा सकता है। ये 101वां संविधान संशोधन 2017 का था। सन भी साथ साथ याद करते चलिए, है ना। और इसी में ये जीएसटी जो अप्रत्यक्ष कर होता है और वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर ये लगता है, और ये व्यापक बहुचरणीय गंतव्य आधारित कर है। ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी फैसिटेटेड, मल्टी फैसिटेड कहेंगे, मल्टी फैसिटेड, बहुत चलनी है, ठीक है। और डेस्टिनेशन ये वेस्ट टैक्स है, ठीक है। तो ये 2017 का है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर ये 18-19 करके भी आपसे इंटरव्यू में ऐसे प्रश्न को पूछे जाते हैं। जो इकोनॉमी वाले बैठे होते हैं बुजुर्ग, वो खूब ऐसे प्रश्न पूछते हैं, और कहीं उनका कुछ मामला आपसे कुछ गड़बड़ हो गया, 36 का आंकड़ा, तब तो परेशान कर डालते हैं। वो आपसे वैट ही नहीं पूछेंगे, जीएसटी तो पूछेंगे, वैट ही नहीं पूछेंगे, और पीछे चले जाएंगे। ये भी पूछ लेंगे कि ये कर प्रणाली शुरू कब हुई थी इतिहास में, ये सब भी वो पूछ डालते हैं। चाहे आपका इकोनॉमी रहा हो या ना रहा हो, ऐसा भी कर डालते हैं कई बार। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, जितना बता पाइए बताइए, क्योंकि वो उत्तर बताने से नंबर वहाँ ऐसा नहीं है कि बहुत कम ज़्यादा मिलेंगे, कॉन्फिडेंस पे नंबर मिलते हैं। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेएसी की स्थापना की गई। बिल्कुल सही बात है, ये 99 था और 2014 में ये अधिनियम बनाया गया था। और सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में इस संशोधन को असंवैधानिक तथा शून्य घोषित करते हुए कॉलेजियम प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया। ये भी बात उतनी ही सही है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2-3 प्रश्न इससे अलग अलग तोड़ के भी बनाए जा सकते हैं, है? और ये इंपॉर्टेंट है। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 124 ए और 124 बी जोड़ा गया, वही उसी से एनजेएसी से ही रिलेटेड है। और दूसरा है कि इसी के जो 2014 का ये अधिनियम था, इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के निर्माण का उल्लेख किया गया है इसके अंतर्गत।
तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ना, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये अनुच्छेद भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 127, 128, 217, 222, 224, 224A और 231, ये सब उससे रिलेटेड है ना। न्यायिक नियुक्ति आयोग की निर्माण का स्पष्ट उल्लेख इसमें किया गया है। किस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ये बात है 2012 की। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम था ये। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जहां पर डी ऑप्शन दिया रहा करे तो इसको बहुत हल्के में ले लिया कीजिए। ये डी मतलब इनमें से कोई नहीं है, अपना सोचिएगा ये है ही नहीं है, यहाँ ये ऑप्शन है, ये भी उत्तर हो सकता है। तो ये सन वन मैच करके तब उत्तर दीजिए। वास्तव में देखा जाए तो ये क्वेश्चन को कठिन बना देता है अगर आपको एग्जैक्टली बिल्कुल सही से रटा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है, और हाँ, इसमें जो 57वां संविधान संशोधन था, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट था, इसके अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित जो अनुच्छेद 19(1)(c) है, उसके तहत नागरिकों को संघ बनाने के साथ सहकारी समितियां बनाने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो ये क्वेश्चन एक अलग से यहाँ पर बन सकता है। और भाग 9A के बाद 9B भी जोड़ा गया था संविधान में, और सहकारी समितियों से संबंधित अनुच्छेद ये पूछे जाते हैं 243 ZS से ZT तक इनको जोड़ा गया था, है ना। और DPSP की बात करें तो अनुच्छेद 43 में ये है, इससे नीति निर्देशक तत्वों के तहत ये अनुच्छेद 43 जोड़कर सहकारी समितियों को राज्य द्वारा प्रोत्साहन का उपबंध किया गया था। अगला जो प्रश्न है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है, कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है इसमें। तो पहला इसमें दिया है कि इस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित किया गया, दल बदल को रोकना इसका उद्देश्य है। और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि 15% से अधिक नहीं होगी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो मतलब उसका आकार है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से ज्यादा नहीं होगा, ये भी सही है। यहाँ पर जो दिया हुआ देखिए सन पे ही प्रश्न बना दिया गया है, ये 2003 का अधिनियम है, और ये जो लागू हुआ 2007 यहाँ पर दे रहा है, जबकि ये लागू 2003 में ही मतलब जैसे ही बना और इस समय वो तुरंत उसी के बाद लागू कर दिया गया, 2007 में लागू नहीं किया गया था। जरा बताइएगा एग्जैक्टली कब लागू हुआ था, डेट जरा बताइएगा, डेट कमेंट करिएगा, डिस्कस कीजिएगा इसको जरा ग्रुप में, ठीक है। और बाकी ये सारी चीजें आप जानते ही हैं कि इसका उद्देश्य क्या क्या था, ये यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, 2-3 हमने पढ़ा है। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या अगर बात की जाए तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। जैसे स्टेट में, जैसे वहां सेंटर में बात हुई वैसे स्टेट में भी यहाँ होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतलब अधिनियम संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया? संशोधन जगह जगह गलत लिखा है, हमारे स्टाफ की गलती है। तो कौन सा ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को विभाजित करने वाला संविधान संशोधन अधिनियम था? तो ये 2003 का एक अधिनियम था। अब यहाँ 2003 के 2 दिए हुए हैं, एक 89वां दिया है, एक 91वां दिया है। तो 91वां के बारे में अगर आप जानते हैं तो वो उससे रिलेटेड है, मंत्रिपरिषद के आकार से। तो यहाँ पर ये जान लीजिए कि 89वां संविधान संशोधन था, ठीक है, 2003 में ये आया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसको फिर अलग कर दिया गया अनुच्छेद 338 में, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और 338A बनाया गया जिसमें ST आयोग की बात की गई। दोनों के आयोगों के अध्यक्ष अलग अलग, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य की बात की गई, यानी कि 5 सदस्यीय कुल होगा, अध्यक्ष फिर उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, ऐसे अलग अलग कर दिया गया, पहले एक ही होता था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, क्या ये बात सही है? और दूसरा है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। पहला तो सही है, 74वां जो है इसमें भाग 9A 73वां होता तो भाग 9, इसमें 9A कर दिया गया, और वो 11वीं होता, ये 12वीं कर दी गई। लेकिन 73वें में ये बात की गई पंचायतों के गठन की, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन। एलिमिनेशन मेथड जब तक आप नहीं जानेंगे, सही से उत्तर निकाल आप नहीं पाएंगे, और आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो डायरेक्ट आपको नहीं मिलेंगे बिल्कुल रटे रटाए, तो उनका उत्तर देने में सक्षम अगर आपको होना है तो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा ऑप्शंस को। ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए, फिर उसको देखिए, और फिर अपने पूरा एफर्ट लगा दीजिए, कंसंट्रेट हो जाइए। सारे क्वेश्चन आपको रटे रटाए नहीं मिलने वाले हैं, रटे रटाए तो 150 में केवल 50 प्रश्न आपको मिलेंगे, बाकी तो आपको अपनी प्रैक्टिस, अपनी क्षमताएं जो हैं उनको दिखाना पड़ेगा ओपन करके कि कैसे 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 वहां पे। और जो डर गया तो सो मर गया, उसका तो वैसे भी कुछ नहीं होना है। अगर डर गए तो आप एग्जामिनेशन से वैसे ही बाहर हो गए, उसमें बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए एग्जाम डरने के बाद, और चाहे दे दीजिए, कोई अंतर नहीं है। और डर को खत्म करने के लिए ही ये डेली सेशन जरूरी है।
डर को खत्म करने के लिए ही टेस्ट जरूरी है। पढ़ते जा रहे हैं, क्या समझ में आता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो अधिनियम है, इसमें नगर पालिकाओं की संरचना, गठन और सदस्यों की योग्यता, निर्वाचन, इन सब के बारे में बात की गई है। इसमें पंचायत के बारे में बात नहीं की गई है। 73वां संविधान संशोधन 92 में, इसके बारे में सत्य कथन आपको बताना है। तो जो 73वां संविधान संशोधन है, भाग 9 11वीं अनुसूची, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा, पंचायतों का गठन, संरचना, निर्वाचन आदि का प्रावधान, ये सब सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी आप सब जानते ही हैं, बड़ा सरल प्रश्न हो जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? यूपीपीसीएस में पूछा गया, लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया है, आरओ में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 69वां संविधान संशोधन, सन भी याद रखिएगा, 1991। ठीक है, तो ये 69वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था 1991 का, उसी में ये किया गया था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में इसे विशेष दर्जा भी प्रदान किया गया था, जो अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया। अनुच्छेद 356 का संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि पंजाब में आपात की स्थिति 5 वर्ष तक होगी। ये भी इसी के अंतर्गत किया गया था। अगर कहीं जोड़ के आपसे पूछ ले तो उसमें घबराइएगा नहीं। ठीक है, और इसी में अनुच्छेद 338 को संशोधित करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की भी स्थापना की गई थी। ठीक है ना, तो नहीं, ये मैं कुछ गड़बड़ बोल गया, बिल्कुल मैं गलत बोल गया। एक साथ ऐसा नहीं किया गया था, ये मैं बिल्कुल गलत बोल गया हूँ। इसी में नहीं किया गया था, यहाँ पे जो व्याख्या दी हुई है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये 68वां, इसी में कैसे किया गया, पता नहीं क्या मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल इसी का मतलब ये है कि यहाँ 68वां जो दिया हुआ है 91 का, इसमें ये किया गया था, 356 का संशोधन किया गया था, है ना। और 65वां जो था उसके अंतर्गत ये SC ST की जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, ये 68वां और 65वां की व्याख्या मुझे करना था, मैं इसी में बोल गया, है ना। इसी का मतलब था, इसी क्वेश्चन में जो विकल्प दिए हुए हैं, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, सॉरी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। बहुत बढ़िया प्रश्न है, 89 में की गई थी। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ये भी बात सही है। और 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 जो आया, उसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए, 1990 में ये आया 65वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो इसमें क्या किया गया था, गोवा को नहीं। अभी हमने आपको बताया है कि इसमें अनुच्छेद 338 को संशोधित करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। तो दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, और गोवा के बारे में जो बात है, ये 65 को पलटिए, 56 करिए, उसमें 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को दिया गया था। दमन और दीव को पृथक किया गया था, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उनको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये संविधान संशोधन अधिनियम जो है मिजोरम वाला, ये 1986 का है, ये तो सन आपको पता है, लेकिन 1986 दिया है। ये 53वां संविधान संशोधन अधिनियम है, उसके द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 371(6) में, है ना, ये प्रावधान है मिजोरम को, मतलब अनुच्छेद 371(6) को इसमें सम्मिलित किया गया और संविधान में एक नया अनुच्छेद ये जोड़ा गया 371(6), और मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा इसमें प्रदान कर दिया गया। ठीक है, कई बार ये पूछा गया किस सन में किया गया, एक हायरकी पूछी जाती है ना, सबसे पहले किसको किया गया, फिर उसके बाद किसको किया गया, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये करके सब पूछ लिया जाता है ना। और ये जो इसका याद रखिएगा उत्तर, और साथ में इसमें ये भी व्यवस्था की गई कि मिजोरम की विधान सभा की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होगी, है ना, 53वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा अनुच्छेद 360 में संशोधन किया गया, क्या ये सही है? और दूसरा है कि 59वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1988, इसके द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधन करके पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया गया। तो अब ये जो 352 अनुच्छेद है, ये राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है, ये तो सही बात है, और ये ऐसा किया गया था 59वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1988 में, वहां में जब खराब स्थितियां हुई थी उसके बाद की ये सब बात है। और 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 जो है, ये 356 की बात करता है, ना कि 360 की, है ना। तो इसमें संशोधन किया गया था 356 में। 356 किससे रिलेटेड है, ये जरा बताइएगा। आपात की अवधि 6 महीने तक, 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, ये प्रावधान इसमें किया गया था। कैसा आपात है इसमें,
तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है, बी ऑप्शन केवल 2 सही है। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची वही दल बदल वाली जो अनुसूची है, तो ये जोड़ी गई थी 1985 में, और ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1985 का। ठीक है, तो उसी में संविधान संशोधन जो किया गया था, तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और इसमें जो अनुच्छेद रिलेटेड है 102, 101, 190, 191, इनमें संशोधन किया गया था। और 10वीं अनुसूची ये थी, ये बहुत बार पूछा गया, 1985 का है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है, इसमें पहला है संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि संविधान के संशोधन के द्वारा आंतरिक अव्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। सोचिए, राष्ट्रपति पुनर्विचार के पश्चात दिए गए परामर्श के अनुसार कार्य करेगा, है ना, उसमें रिजेक्ट नहीं कर सकता, है ना। राष्ट्रपति पुनर्विचार के पश्चात दिए गए परामर्श के अनुसार कार्य करेगा, तो ये भी किया गया। इसके तीनों के तीनों स्टेटमेंट ये सही है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाँ, 44वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1978 में ये आया था, और इसमें जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे उसमें चेंजेस किए गए थे, उसमें से कुछ भी परिवर्तन यहाँ पे हुआ था, है ना। और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात उपबंधों में आंतरिक अव्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग। अनुच्छेद 74 में उपबंध जोड़ा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किसी परामर्श पर साधारण रूप से अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा करेगा, और अगर राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दिए गए परामर्श जो होंगे उसी के अनुसार कार्य, और राष्ट्रपति उसी के अनुसार कार्य करेगा, ये बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया? ये भी हो चुका है। इंदिरा गांधी की उस समय गवर्नमेंट थी, 42वां संविधान संशोधन तक किया गया था, तो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष 1976 की बात है, ये कर दिया गया था, है ना। और तत्कालीन शासक वर्ग के द्वारा इस संवैधानिक संशोधन के चाहे जो भी लक्ष्य रहे हैं, जो भी उद्देश्य बताए गए, लेकिन इसका सर्वप्रमुख उद्देश्य था प्रधानमंत्री और कार्यपालिका के हाथ में अधिकाधिक शक्ति का संकेंद्रण करना। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द स्थापित किए गए? आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, मोदी जी कुछ भी कहें, मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो कांग्रेस की इतनी बुराई करते हैं या कांग्रेस उनकी बुराई करती है, लेकिन इंदिरा गांधी जी और मोदी जी की गवर्नमेंट की तुलना करिए, आगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये जो जोड़े गए थे, ये 42वां संविधान संशोधन था, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जोड़े गए थे। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन ये है, उसी के अंतर्गत ये सब शब्द जोड़े गए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला जो प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान का सर्वाधिक व्यापक एवं विवादास्पद संवैधानिक संशोधन था? ये वही 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था। क्या नहीं किया गया था? सब कुछ किया गया था। 59 प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए थे, 59 प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए थे। जो जितने भी प्रोविजंस इसमें किए गए थे, वो सब मतलब एक तानाशाही प्रकार की, मतलब करना है तो करना है। ठीक है, और ये भारतीय संविधान का सर्वाधिक व्यापक और विवादास्पद संवैधानिक संशोधन था। इसमें मिस्टेक आज बहुत है, कैसे ये टाइप किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये संविधान में किए गए अब तक के संशोधनों में सबसे व्यापक, बिल्कुल सही, अभी तक भी नहीं हुआ है उतना व्यापक। लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहते हैं, स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया, और ये संविधान संशोधन 1980 में लागू हुआ। मैं यही गलत है, 80 में नहीं, 80 में नहीं, 76 की बात है, तुरंत लागू होगा, ऐसा क्यों, इसमें देर कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए करंट अफेयर के बढ़िया बढ़िया प्रश्न देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन के बाद में अब हम बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इसके पहले के जो अभी क्वेश्चन बचे हैं, भविष्य शायद नहीं आएगा, लेकिन अगर आएगा तो उसमें हम देखेंगे। मेकेदातु बांध परियोजना का जो विवाद है वो किन राज्यों के बीच चल रहा है? उत्तर दीजिए। और ये जो प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई स्टार इसमें लगा लीजिए, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में अभी एक ये डिटेल्ड डीपीआर प्रस्तुत किया गया है कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा, मंजूरी इसको नहीं दी गई, और कर्नाटक को कावेरी नदी पर स्थित जो मेकेदातु बांध परियोजना है, इस पर कोई निर्माण न करने की अनुमति इसके अंतर्गत नहीं दी गई है, तो कर्नाटक को ये नहीं मिली, इसी कारण चर्चा में आया है। मेकेदातु जो बांध है
ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ये चल रहा है। और मेघुदात का अर्थ होता है, मेकेदातु का बकरी की छलांग, गोट्स लेग। और ये मेकेदात एक गहरा खड्ड, गार्ज होता है, और ये कावेरी और उसकी सहायक अक्रावती नदी इसके संगम पर स्थित है। भाई ये बताने की जरूरत है। बाकी विवाद क्या है, ये विवाद ये है, बेंगलुरु शहर के लिए पानी के जुगत में ये किया गया था। 400 मेगावाट बिजली उत्पादन कर भी इसमें लक्ष्य रखा गया था। तमिलनाडु पे फिर आपत्ति तमिलनाडु ने ये कह के जताई कि कावेरी नदी के जल का प्रवाह प्रभावित होगा, तो यहीं से ये मुद्दा बना। पेगासस क्या है, पेगासस, व्हाट इज पेगासस? तो पेगासस जो है ये एक जासूसी उपकरण है ना, स्पाई टूल है। और ये पेगासस स्पाईवेयर जो है ये निरंतर उपयोग में आ रहा है। इजरायली कंपनी द्वारा विश्व में कई देशों की सरकारों को ये बेचा जाता है, और एक एनएसओ ग्रुप है, इजरायली फर्म, उसके द्वारा ये डेवलप किया गया है, एनएसओ ग्रुप के द्वारा जासूसी उपकरण है। और ये स्पाईवेयर जो है ये लोगों के फोन के माध्यम से उनकी जासूसी करता है। ये फोन वोन बहुत वो थोड़ी ना है, आपके कमरे की जानकारी, आपकी प्राइवेट जो जितने भी मतलब फैक्ट्स हैं, जो आपकी प्राइवेट जानकारी है उसको ये कभी भी लीक कर सकता है। मान लीजिए माइक्रोफोन एक्टिव कर दिया जाए, सारा चीज रिकॉर्ड हो जाए, ऐसे सॉफ्टवेयर है, और वो कहीं डेटा जाता रहे, तो आप किससे क्या बतियाते हैं, क्या खाते हैं, कैमरा एक्टिव कर दिया जाए, सब बहुत सारी मूवीज बनती तो ऐसी। तो बहुत ज्यादा इसके लती मत बनिए, है ना, नशेड़ी मत बनिए। मोबाइल फोन जो है उसका उपयोग आप करिए, ना कि आपका उपयोग वो करने लगे। जिस दिन आपका उपयोग वो करने लगेगा तो वो आपके लिए काम का नहीं रह जाएगा, वो आपका शोषण कर रहा है। और अगर आप शोषित हैं किसी के भी द्वारा, कोई भी लड़का लड़की अगर किसी के द्वारा शोषित हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, तो उसकी जिंदगी बेकार है, इंसान होने का कोई मतलब ही नहीं है। और एक छोटा सा फोन अगर आपको शोषित करने लगे तो आप सोचिए, फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2021 के विजेता कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और ये है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ही विजेता बने हैं, 2021 की ये है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और 8वीं बार ये सिल्वर स्टोन में फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स इन्होंने जीती है। और लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, और सेकंड पे रहे हैं चार्ल्स लेक्सर, ये फेरारी के ड्राइवर, और तीसरे पे वाल्टेरी बोटास, ये मर्सिडीज के। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये आयोजन कैसे होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैश्विक गरीबी पर काम करने वाले संगठन ऑक्सफैम का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ऑक्सफैम का जो मुख्यालय है ये नैरोबी में स्थित है। कहाँ पे? नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है जरा बताइएगा। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1942 में जब ये स्थापित किया गया तो देखिए मैंने ही बता दिया, कीनिया के नैरोबी में। चलिए इतनी देर तो दबाव बना आपके दिमाग में। तो ये परोपकारी संगठनों का एक संघ है जो वैश्विक गरीबी पर काम करता है। और अभी क्या हुआ है, मतलब जो अभी रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों पर कम खर्चे करते हुए निजी स्वास्थ्य सेवा का समर्थन करने पर भारत के ध्यान ने स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने वाली असमानताओं को जन्म दिया है। मतलब यहाँ पे जो होता है इंडिया में, अब जैसे सरकारी हॉस्पिटल कोई जाना नहीं चाहता, जबकि जाना चाहिए, और जब वहां पे जाएंगे आप तो सरकार को भी सुनाई देगा, लेकिन आप पहले ही समझौता कर लेते हैं, और जब समझौता हो जाएगा तो जिंदगी में वैसे भी परिवर्तन नहीं होना है। मनुष्यों में मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में किस देश में दर्ज किया गया था? तो मंकी पॉक्स का जो पहला मामला था वो चीन में, मत मारिएगा, सब चीन ही नहीं होता है, ब्राजील में हुआ था। सॉरी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में हुआ था, ब्राजील में नहीं हुआ था। और ये रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र अभी उसने कहा है कि अमेरिका के टेक्सास में मंकी पॉक्स का एक मामला सामने आया है। चेचक के समान ये वायरस से फैलने वाला है, और ये फ्लू जैसे लक्षण इसमें मिलते हैं, लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाती है, चकत्ते पड़ जाते हैं। और मंकी पॉक्स वायरस के दो अलग अलग आनुवंशिक समूहों की खोज वैज्ञानिकों ने की है, मध्य अफ्रीकी और पश्चिमी अफ्रीकी। ये आनुवंशिक समूह अलग अलग क्षेत्र से हैं। और मनुष्यों में मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में यही कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में दर्ज किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने भारतीय मूल की किस महिला को नियुक्ति श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में की है? तो भारतीय मूल की किस महिला की नियुक्ति यानी कि, या फिर वो नियुक्त किया है ऐसा कहेंगे, तो किसको अपॉइंट किया है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है सीमा नंदा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीमा नंदा, ये श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है ना, सॉलिसिटर फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। ठीक है, अगला प्रश्न, खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ये कौन सा ऑपरेशन? तो ये ऑपरेशन संकल्प है।
खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन संकल्प, सारे क्वेश्चन आज के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और ओमान की खाड़ी में 2 जो तेल टैंकर हैं, तेल टैंकर जहाजों पर विस्फोट होने के बाद जून 2019 में भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया था। तो ये कोई नया नहीं है, ये डेट भी आपसे पूछी जा सकती है कब शुरू किया गया था। भारतीय नौसेना के आधिकारिक बयान के अनुसार अभी देखें तो ऑपरेशन ने खाड़ी क्षेत्र में प्रतिदिन औसत 16 भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया है, यानी कि उनको सेफ्टी वहां से निकाला है। अमराबाद टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा, कहाँ पर स्थित है, तो अमराबाद टाइगर रिजर्व जो चर्चा में रहा है, ये 14 बाघों की पहचान यहाँ पर की गई है आकलन और निगरानी अभ्यास के दौरान। चित्तीदार हिरण और जंगली सुअर इस रिजर्व में सबसे ज्यादा वैसे पाए जाते हैं, लेकिन 14 बाघ भी मिले हैं। और ये स्थित है तेलंगाना में, वही आंध्र प्रदेश का बच्चा तेलंगाना, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। भाई कहिए ज्यादा या बहन बना दीजिए। हाल ही में भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच ट्रेन की आवाजाही का सफल परीक्षण किया गया, कौन से स्टेशन है? और ये जो ट्रेन चलाई गई है, ये 34.5 किलोमीटर ये रेलखंड की लंबाई केवल है, और पहली रेल लाइन है दोनों देशों के बीच में ऐसी, जो दोनों देशों के बीच रेल लाइन लिंक का ये पहला खंड ही है, ये जान लीजिए। नेपाल का इसमें महोतारी जिले में एक स्थान पड़ता है कुर्था, और बिहार में मधुबनी जिले में पड़ता है जयनगर। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जयनगर और कुर्था, ये ध्यान रखिएगा, ये जयनगर बिहार का है और कुर्था ये नेपाल का है। कुर्था जो पड़ता है, सॉरी कुर्था, जयनगर जो है ये नेपाल का है और कुर्था जो है ये बिहार का है। कुर्था जो है ये मधुबनी जिले में है और ये महोतारी जिले में जयनगर पड़ता है, जयनगर। तो इसके बीच चलाई गई है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और अंतिम प्रश्न है आज का, किस भारतीय संगठन ने यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 जीता है? कौन सा भारतीय संगठन है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है स्नेहलकुंजा ट्रस्ट और आदिमलाई पझंगुडिनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ये दोनों ने यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज जीता है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये जो प्राइज है ये जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान से निपटने और अपने स्थानीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो इनोवेशन इन लोगों ने किया और प्रकृति आधारित जो नेचर बेस्ड समाधान प्रस्तुत किए, है ना, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, और ये जो काम किया इन लोगों ने, तो उसी के कारण ये दिया गया है। 2002 में ये पुरस्कार शुरू किया गया था, अक्टूबर 2021 के महीने में ये वर्चुअली अभी आयोजित किया जाएगा, तब ये प्रदान किया जाएगा। विश्व स्तर पर 10 विजेताओं में से 2 ये भारतीय संगठन है, स्नेहलकुंजा ट्रस्ट और आदिमलाई पझंगुडिनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ये 2 समुदाय 10,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि जीतेंगे, इनको अक्टूबर में प्रदान किया जाएगा। कैसा लगता है डेली 30? बिल्कुल मत बताइए। जब तक ये चल रहा है इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना, खूब अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।